हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो नई वाली एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्लास 6 की, उसमें आज ये 8th चैप्टर है। हम लोगों ने 7 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और उन 7 चैप्टर्स के साथ साथ हमने हिस्ट्री और जो हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, ये दोनों सेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे की सारे वीडियोस आप क्रम से देख लें, आपको चीज़ों की अच्छी समझ हो जाएगी। तो जो नई वाली एनसीईआरटी है, आप लोगों ने अगर जो सिलेबस है हमारा सीटेट का उसको देखा होगा, तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है विविधता। तो जो विविधता वाला टॉपिक है ना, वो नई वाली एनसीईआरटी में मतलब कि उतना कुछ अच्छे से डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बस समझने लायक चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछे जाने लायक इसमें वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाने लायक बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने ऑलरेडी उसका एमसीक्यू के माध्यम से पहले से ही पूरा का पूरा कंप्लीट करवा के रखा है, लेकिन फिर भी हम जो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका एक वीडियो बना करके पुरानी वाली एनसीईआरटी का वो दे देंगे। तो अभी हम नई वाली एनसीईआरटी पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या नाम है इसका। तो हमारा जो चैप्टर 8 है उसका नाम है विविधता में एकता, या एक में अनेक, या एकता में अनेकता, दोनों बात एक ही हैं। तो जैसे कि आप सब इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं तो देख ही रहे हैं कि जब भी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो किसी न किसी कथन से होती है। तो आज देखिए पहला जो कथन है, इसमें 2 कथन आज दिए हुए हैं, वैसे एक ही कथन हमेशा हम लोगों ने देखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है, क्या है कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गंवा सकूं। ठीक है। जब और ये देखिए, ये अपने आप में पूछा जा सकता है, जैसे इस बार पूछा गया था ना कि वो मुहावरा एकता में अनेकता वाला जो मुहावरा है ये किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर सॉरी जो जवाहरलाल नेहरू जी का मुहावरा इस बार पूछा गया था ना, उसको मैंने कवर भी कराया हुआ था। तो वैसे ही ये पूछा जा सकता है कि किसका ये कथन है या ये मुहावरा किसके लिए है कि अनेकता में एकता के स्पर्श के आनंद को कभी न गंवाऊं या मुझसे कभी न छूटने पाए। इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, तो श्री अरविंद का ये कथन है, क्या है कि विविधता में एकता। अब देखिए मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ, जैसे 2-3 पॉइंट या बिंदी ऐसा अगर कहीं लगी हुई है तो आप समझ लीजिए कि इसके आगे भी पहले कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस थे, हम लोग उनको छोड़ करके जो हमारे काम का है उसको ले रहे हैं। और अगर सपोज दैट कि कुछ आपने कोई सेंटेंस ऐसे लिख रहे हैं, बीच में ऐसे ऐसे करके फिर से आगे सेंटेंस लिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बीच में और भी जो है चीज़ें थी, लेकिन हम उसको स्किप करके जो आगे का इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग लिख रहे हैं। इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि ये पॉइंट किस लिए रख उठा है। तो कुछ लोग तो सोचेंगे फैशन में रख उठा है, तो फैशन में नहीं रखा है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। चलिए देखते हैं श्री अरविंद का कथन क्या है। तो श्री अरविंद का कथन है कि विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। ये कथन किसका है, तो ये कथन है श्री अरविंद का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये देखिए कुछ आपको पेंटिंग्स वगैरह दिखाई गई हैं। देखिए जैसा कि इन लोगों ने इस बार जो भी एनसीईआरटी है, पहले क्या होता था, सिर्फ नीचे ही जो है क्वेश्चंस दिए जाते थे, अब ना स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और यही सारी जो क्वेश्चंस हैं इन सब का आपको जो आंसर है पूरे के पूरे चैप्टर में मिल जाता है। तो ये आपके काम का नहीं है, ये काम का तब होगा हमारे जब हम लोग कभी मतलब आंसर राइटिंग टाइप को कभी इसको सॉल्व करें। मतलब जैसे सपोज दैट 6th क्लास में आप पढ़ रहे हैं और आपको जो है जो अपना एग्ज़ाम है ईयरली उसको देना है, तो फिर वहाँ आपको काम आएगा। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल के लिए अभी तो हम लोग इसको सीटेट के लिए कवर कर रहे हैं, बाकी आप किसी भी चीज़ के लिए इसको पढ़ सकते हैं, आपको हर जगह ये काम आएगी ही। तो अब हम लोग देखेंगे कि विविधता आखिर है क्या। इतनी देर से ये जो विविधता हम लोग कर रहे हैं, अब इसे हम देखने वाले हैं। समृद्ध विविधता, ये आपको हेडिंग दी गई है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि यदि आप रेल के द्वारा, रेल मतलब होता है ट्रेन, वरना पता चला आप रेल ही करते रह जाए कि रेल क्या है। तो कह रहे हैं कि यदि आप रेल के द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्य को देखेंगे
बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान, परिधान मतलब होता है पहनावा, कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, परिधान और भोजन का भी अनुभव करेंगे। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप रेल में कभी यात्रा करें, ट्रेन से कभी यात्रा करेंगे, तो आपको दिखेगा कि विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के भूदृश्य मिलेंगे, उसमें पर्वत भी मिल सकते हैं, पहाड़ भी मिलेंगे, नदियाँ भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे। तो ये सब भी मिलते जाएंगे, हो सकता है मरुस्थल भी मिल जाए। और इसके साथ साथ आपको अलग अलग वेशभूषा के लोग भी मिल जाएंगे। कुछ लोग, कहीं आपको धोती कुर्ता मिल जाएगा, कहीं लुंगी शर्ट मिल जाएगा, कुछ लोग धोती पहने हुए मिल जाएंगे, कुछ महिलाएं जो है जींस टॉप में दिख जाएंगी, कुछ साड़ी में दिख जाएंगी, कुछ जो है हो सकता है घाघरा चोली में दिख जाए। तो इस तरह से अलग अलग परिधान, अलग अलग वेशभूषाएं आपको देखने को मिलेंगी और साथ में अलग अलग भोजन भी आपको देखने को मिलेगा। इडली मिल सकती है, अगर आप दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ आपको इडली मिल सकती है। हम लोगों के यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में फिर आपको समोसा, जलेबी ये हर जगह मिल जाएंगी। अगर आप गुजरात वगैरह, जो गुजरात का एरिया है वहाँ चले जाएंगे तो खमन ढोकला मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों का जो है आपको अनुभव होगा। ठीक है, आगे आपसे कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त सॉरी, आप परिचित एवं अपरिचित भाषाएं भी सुनेंगे। अब जैसे अगर आप लोग नॉर्मल इंसान हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आती होगी, तो 2-3 भाषाएं आती होंगी। एक तो अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी आती होगी, अंग्रेजी आती होगी, और हो सकता है गाने वाने सुन के थोड़े बहुत पंजाबी या हरवाणी मतलब हरियाणवी वगैरह भी आती हो। लेकिन आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। अब मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि इतनी ही भाषाएं, 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में ही हैं। संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें तो 22 भाषाओं को दर्जा ही मिला हुआ है। लेकिन ऐसा तो है नहीं केवल उतनी ही भाषाएं हैं, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं जिनको संविधान तक में दर्जा नहीं मिला है। तो उन सबको भी आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ विभिन्न लिपियां भी देखने को मिलेंगी। अब सारी की सारी जो भाषाएं हैं वो देवनागरी में ही तो लिखी नहीं जाती, बहुत सारी लिपियां हैं, चाहे ब्राह्मी भी है, देवनागरी भी है, लिपि और जो गुरुमुखी है वो भी है। तो इस तरह से अलग अलग लिपियों में अलग अलग भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाज और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। अब सपोज दैट आपके क्षेत्र में, अब सपोज दैट कोई प्रयाग में है, ठीक है, प्रयाग यानी इलाहाबाद में कोई रह रहा है, अब कुंभ का मेला चल रहा है, तो आप देखेंगे कि तरह तरह के लोग उसमें आएंगे, देश विदेश से आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, अपने भारत देश के ही जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे लोग आएंगे। तो वो लोग अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी अपना पहनावा पहन के आते हैं, सभी की अपनी अपनी बोलियां होती हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं जहाँ लोगों का आना जाना है, तो आप अपने उसी स्थान पर रहकर ही इन सारी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। तो यही जो हम लोग इतनी देर से देख रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पीन, अलग अलग बोलियां, अलग अलग लिपियां, यही क्या है, यही है हमारी समृद्ध विविधता। ठीक है, तो समृद्ध विविधता क्या है, यही समृद्ध विविधता है। और आगे देखिए, सामान्यतः यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। तो ये बता रहे हैं कि हमारे देश में जो पर्यटक आते हैं वो क्यों प्रभावित होते हैं, तो हमारे देश की जो समृद्ध विविधता है इसी की वजह से वो प्रभावित होते हैं और आकर्षण से हमारे देश में आने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो ये जो विविधता है ना, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इससे मतलब स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर का जो है सॉल्व करा चुकी हूँ, उसमें आप देखिए इस तरह से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश में, तो ये देश कौन सा है, अपना प्यारा भारत देश की बात ये लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 18%, लगभग की बात है क्योंकि 17 दशमलव समथिंग है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि इस प्रकार की जो विविधता है वो आश्चर्यजनक नहीं है। अब जब इतनी बड़ी जनसंख्या है भैया, तो जाहिर सी बात है कि विविधता तो होगी ही। अब सारी की सारी मतलब इतनी विशालकाय जनसंख्या वाला देश केवल एक ही कल्चर को फॉलो करे, एक ही लैंग्वेज को फॉलो करे, एक ही पहनावे को फॉलो करे, ये मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है, ये पॉसिबल है ही नहीं। अब आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के अंत में भारत में एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, तो ये देखिए
ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये मतलब कि 20वीं शताब्दी का है, 19वीं शताब्दी का है, 18वीं शताब्दी का है या फिर 21वीं शताब्दी का है। तो याद रखिएगा कि जो 20वीं शताब्दी है उसमें भारत में एक राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, इसकी स्थापना हुई थी। आगे आपसे बता रहे हैं कि जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण है इसने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4,635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। तो एक क्वेश्चन और भी बन गया क्या कि जो भारत के लोक परियोजना है इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऐसा तो नहीं पूछेंगे, वो लोग थोड़ा वन लाइनर टाइप का इस तरफ से कम और स्टेटमेंट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। जैसे ये पूछ सकते हैं इस तरह से कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा भारत के लोक परियोजना स्टार्ट की गई थी, या फिर हो सकता है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अलावा कुछ और लिख करके दे दें और बोल दें कि इनके द्वारा भारत के लोक परियोजना स्टार्ट की गई थी। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है फिर आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए, तो इनके द्वारा क्या किया गया, इस परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों में 4,635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया। इसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई। तो 25 लिपियां यूज की गई, मतलब 25 लिपियां, मतलब 25 प्रकार की लिपियों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो कौन सी हैं, तो 325 ऐसी भाषाएं थी जिनकी गणना की गई, यानी कि गिनती की गई। और इस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ ना रहने के कारण अनेक जो भारतीय हैं वो प्रवासी भी कहे जा सकते हैं। तो प्रवासी, यहाँ पे एक शब्द और आ गया प्रवासी, तो प्रवासी पूछा जा सकता है। इवन एक बार पूछा भी गया है कि प्रवासी एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे हम लोग जहाँ पे निवास कर रहे हैं सदियों से, हमारे आजा बाबा जो भी थे वो लोग अगर यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं तो हम लोग वहाँ के मूल निवासी हो जाते हैं। लेकिन कोई भी कारण हुआ, ऐसी कोई भी मतलब विषम परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें अपना वो पैतृक निवास जहाँ पे हम लोग सदियों से रह रहे थे, हमारे आजा पुरखा रह रहे थे, उसे अगर हमें छोड़ करके कहीं पे पलायन करना पड़े, कहीं पे जाना पड़े, फिर चाहे वो मतलब कि अस्थाई हो या अस्थाई रूप से, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रवासी। यानी कि हम लोग जहाँ पे गए वो वहाँ पे हम लोग क्या किए, वहाँ हम लोग प्रवास किए और उस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग क्या कहलाएंगे, तो हम लोग कहलाएंगे प्रवासी। सपोज दैट ए नाम के कोई व्यक्ति हैं, ये मतलब कि समझ लीजिए कि 60 या 70 साल से इनके बाबा पापा जो भी थे वो लोग यहाँ रह रहे थे, उसके बाद ये भी यहीं पे रह रहे हैं। लेकिन सपोज दैट कि यहाँ युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो गई या फिर अकाल पड़ने लगा या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ गई, तो उसमें इनका घर वगैरह ढह गया, कुछ भी हो गया, इस तरह की कोई भी विषम परिस्थिति आई, प्राकृतिक या फिर अप्राकृतिक, तो ये ए नाम के व्यक्ति कहाँ रह रहे थे, सपोज दैट कि क्या रह रहे थे, अपने भारत के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अब इन्हें अपना जो जीवन है सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ से पलायन करके सपोज दैट कहाँ चले गए। आप सोचे कि हम लोग, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से लोग ना यूए मतलब वहाँ बहुत जाते हैं, कहाँ, सऊदी अरब। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये सऊदी अरब चले गए। ठीक है, तो ये अपना कुछ भी करके, कैसे भी करके पैसा वैसा इकट्ठा किए, वीजा उजा बनवाए या फिर मतलब कि वैसे ही गैर कानूनी तरीके से कहाँ चले गए, सऊदी अरब चले गए। तो अब जो ये यूपी में रहने वाले ए नाम के व्यक्ति थे, ये यहाँ के तो थे मूल निवासी क्योंकि यूपी में रह रहे थे, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण ये प्रवास करके कहाँ चले गए, सऊदी अरब चले गए। अब ये जो ए नाम के व्यक्ति हैं सऊदी अरब में क्या कहलाएंगे, तो ये सऊदी अरब में प्रवासी कहलाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ए व्यक्ति जो है ये प्रवास किए हैं, यानी कि यहाँ से चले गए हैं कहाँ पे, सऊदी अरब में, और वहाँ पे इनको सऊदी अरब के लोग क्या कहेंगे, प्रवासी कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको प्रवासी जो है वो समझ आया होगा। आगे देखिए, तो इसका क्या मतलब हुआ प्रवासी का, तो यही कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जा सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो लोग बाहर से आए होंगे, यहाँ पे प्रवास कर रहे होंगे, हमारे यहाँ मतलब कि उनका मूल निवास स्थान नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये पता लगाना आपका काम है। आगे हम देखेंगे, कह रहे हैं कि विविधता वास्तव में सुंदर है। ये बात तो सही है, विविधता वास्तव में सुंदर लगती है। अभी आप 10-15 प्रकार के गुलाब मतलब कि जो फूल है, सपोज दैट आपको गुलाब बहुत पसंद है, तो आपके पास एक
एक व्यक्ति हैं ए, उनके पास केवल रेड कलर के रोजेस हैं, और जो आप हैं आपके पास रेड भी है, येलो भी है, पिंक भी है, वाइट भी है, हर तरह के गुलाब के फूल हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका कलरफुल मतलब गुलाब का जो है लगेगा ना गुलदस्ता, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो वैसे ही कह रहे हैं, जो विविधता होती है ना, फिर वो चाहे कल्चरल हो या फिर पहनावे की हो या खान पान की हो, किसी भी चीज़ की विविधता हो, वो वास्तव में काफ़ी सुंदर होती है। परंतु भी लगा है, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना इजी नहीं है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विविधता वास्तव में सुंदर है और ये बहुत आसानी से इसका अर्थ निकाला जा सकता है? तो भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका अर्थ इतना आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि 1 शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहास जो विंसेंट स्मिथ थे, इन्होंने विस्मय पूर्वक कहा था। यानी कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ, उनका एक कथन दिया गया है, और वो कथन क्या है? कह रहे हैं कि इस अचंभित करने वाली, अचंभित मतलब क्या होता है, आगे बताएंगे। अचंभित करने वाली जो विविधता है, इसमें भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है? ये इनके मन में ना खुद से एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो अचंभित करने वाली विविधता है भारत का इतिहास, उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास इतना वर्ड ही नहीं है कि हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, क्या कि भारत जो है वो विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। ये कथन किसका है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वाला कथन पूछा जा चुका है, तो अन्य लोग जो हैं उनके कथन अब पूछे जाएंगे कभी भी। अभी नहीं, सपोज दैट इस बार ना पूछा जाए तो अगली बार पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा कि जो विविधता में एकता है, भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है, ये कथन किसका है? तो ये एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, उनके द्वारा ये बात बोली गई है। जो भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि मैंने 2 बार खुद से जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं और साथ में मैंने PYQs भी बहुत अच्छे से देखे हैं। इस वजह से मुझे ये जानकारी है कि क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं, तो उन पर थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। और इसका जागता जीता जागता उदाहरण है मेरे प्रीवियस वीडियो, जो मैंने जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके लिए जो बनाए थे। आप मेरा विविधता वाला टॉपिक उठा के देख लीजिएगा। लगभग 10 या 15 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, और विविधता से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 को तीनों इसी एक वीडियो में हो गए थे। तो इस वजह से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो विविधता में एकता है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, हम देखने वाले हैं कि क्या अर्थ है इसका। हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझें और कैसे व्यक्त करें, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय जीवन के जो आयाम हैं, उससे आपको पता चलेगा कि विविधता में एकता और एकता में अनेकता कैसे होती है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है सभी के लिए भोजन, ये हेडिंग है, इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे मतलब कि हमारे भारत देश में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें अलग अलग खान पान आपको देखने को मिलेगा। किस क्षेत्र में लोग किस तरह की चीज़ें खाने पीना पसंद करते हैं, वो सब यहाँ आपको मिल जाएगा देखने को। कह रहे हैं आप में से कुछ जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। अब जो लोग घूमते टहलते होंगे उन्होंने किया ही होगा। इवन अब तो अगर आप बहुत ज़्यादा घूमते टहलते ना भी हों, तब भी लोग अब जैसे गुजरात का खमन ढोकला, हम लोगों के गांव में लोग घर घर आते हैं बेचने के लिए। यद्यपि उसका मूल निवास स्थान कहाँ का है, यानी कि उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो गुजरात का है। गुजरात में खमन ढोकला बहुत खाया जाता है, लेकिन हम होता है ना कि हम लोगों के यहाँ से लोग गए वहाँ कमाने के लिए गुजरात में, वहाँ पे देखे, वहाँ पे सीखे, और उसको ला करके अब हमारे यहाँ अपने घर में बना रहे हैं, और जो होते हैं ना फेरी करने वाले, उन्हें दे दिए हैं, वो लोग दरवाजे दरवाजे पे ले जाके बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो उनको कमाई हो रही है, और दूसरी जो हमारे भारत देश की विविधता है, खान पान वाली विविधता, उसमें एकता आ रही है। कैसे एकता आ रही? वो दूर दराज का था, लेकिन आप देखिए वहाँ से आकर के जो अन्य मतलब इलाके हैं वहाँ पे फैल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कैसे हमारी जो खान पान है वो अभी मतलब कि थोड़ा सब एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं खान पान को लेकर के। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत में
आप लाखों में ना सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजन और पकवानों का स्वाद जरूर चख सकेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ और गेहूं तथा बाजरा, ज्वार और रागी इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग होता है। तो आपसे कुल मिला के ये बता रहे हैं कि यद्यपि हमारे पकवानों में बहुत विविधता है, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे अनाज हैं जिनका सेवन, मतलब कुछ अनाज है और कुछ दालें हैं जिनका सेवन भारत के हर क्षेत्र में कोने कोने में किया जाता है। जैसे उसमें क्या है, चावल है। अब चावल को चाहे आप भात बना के खाइए या फिर उसका जो है वो होता है ना डोसा टाइप का जो बनता है तवे पे जिसका ऐड आता है, ये मतलब तवे पे चिपकता नहीं है, रोल करके खाया जाता है। अभी शायद डोसा ही बोलते हैं, मैंने उसको खाया नहीं है दरअसल। तो चाहे आप उसको मतलब कि चावल को भात बना के खाइए या फिर उसको डोसा टाइप का बना के खाइए। गेहूं को चाहे आप रोटी बना के खाइए, ब्रेड बना के खाएं या फिर कुछ और बना के खाएं। वैसे ही बाजरा है, वैसे ही ज्वार तथा रागी है। तो इस प्रकार की जो मतलब कि अनाज है ना, और हाँ देखिए इससे ना एक चीज़ और आपको कंफर्म हो रही कि जो ज्वार, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी है ये सभी अनाज हैं। ठीक है ना, अगर सपोज दैट 4-5 शब्द लिख करके आ जाएं और आपसे बोलने लगे कि इसमें से आप बताइए कि सारे के सारे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब के सब अनाज हैं। अब उसमें पता चला कि सब में किसी में दाल में किसी दाल का नाम दे दिए हैं या किसी सब्जी का नाम दे दिए हैं, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप फिर उसको रॉन्ग कर देंगे। तो याद रखिएगा, चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार तथा रागी ये सभी अनाज में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ अनाज और कुछ दालें हैं जिनका पूरे भारत देश में उपयोग होता है, ये बात आप याद रखिएगा। कह रहे हैं कि ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहा जाता है। तो जो आपने देखा ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, चावल, तो ये सब क्या है, ये सभी मुख्य भोजन की श्रेणी में आते हैं। तो एक बात फिर याद रखिएगा कि मुख्य भोजन की श्रेणी में क्या आ रहे हैं, तो ये जो अनाज है वो और कुछ दालें। आगे देखेंगे, कह रहे हैं इसी प्रकार जो हल्दी है, जीरा, इलायची और अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे देश में होता है। आप देखेंगे कि भारत देश के मसाले विश्वविख्यात हैं। भारत देश के मसालों की ही वजह से हमारे भारत देश में पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए और ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये सारे लोग आए, हमारा शोषण किए और हम लोगों को लूट पाट के चले गए। तो भारत देश के मसाले जो हैं वो विश्वविख्यात है, इसको याद रखिएगा। तो जब मतलब कि विदेशों में भी इस तरह के मसाले बिक रहे हैं तो जाहिर सी बात है जहाँ का वो उत्पत्ति हो रही है, जहाँ का वो मूल निवासी है, वहाँ पे तो यूज़ होगा ही। तो हम लोग देखेंगे कि जो हल्दी है, जीरा, इलायची और अदरक जैसे कुछ सामान्य मसाले हैं, इनका भी बड़े लेवल पे पूरे देश में यूज होता है। आगे देखिए, हम इस सूची को कुछ सामान्य साग सब्जी और तेल इत्यादि के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ साग सब्जियां भी हैं जो हर जगह यूज़ होती होंगी और तेल तो भाई यूज़ ही होते होंगे, फिर चाहे सरसों का तेल यूज़ करें या फिर जो है नारियल का तेल यूज़ करें या सूरजमुखी का करें या सोयाबीन का, लेकिन यूज़ होता है कुल मिलाकर के, ये याद रखिएगा। कह रहे हैं इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री, तो जो एक प्रकार की मतलब एक ही प्रकार की सामग्री है, ये क्या है, ये है एकता। ठीक है, एकता से विभिन्न प्रकार के विविध अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो मतलब कि चना होता है ना, चना वो अनाज का राजा होता है। यद्यपि वो दाल है लेकिन उसको कहा जाता है कि ये अनाज में राजा होता है। क्यों? क्योंकि इससे 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। अब 36 प्रकार के तो हमने नहीं बनाए हैं, 6-7 प्रकार के तो हम ही बना लेते हैं। चाहे आप चने का पहले तो आप चने को वैसे सूखा भून करके खा सकते हैं, भिगो कर भी खा सकते हैं, तो 2 प्रकार हो गया। तीसरा आप देखिए कि आप इसकी दाल बना के जो है दाल बना सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया। दाल बनाने के बाद आप इसको बेसन के रूप में मतलब भिगा करके दाल बनाया, फिर दाल दरअसल पकाया नहीं, वैसे ही दाल बनाया, चने को 2 खंड में किया तो वो दाल बन गई। उसको आपने भिगा दिया, भिगाने के बाद आपने उसको पीस के उसका जो है बड़ा टाइप को बना लिया, पकौड़ी टाइप को बना लिया, तो चौथा व्यंजन हो गया। इसके अलावा चने की आप सब्जी बना सकते हैं, नॉर्मल सब्जी आलू के साथ, 5 हो गया। चने को आप छोला के रूप में यूज़ कर सकते हैं, 6 हो गया। चने का हलवा बहुत टेस्टी बनता है, मेरा फेवरेट, तो 7 हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो चना है ना उसको आप विभिन्न प्रकार से यूज़ करके अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से खाया जा सकता है। अब जैसे चने की दाल है, हम लोगों के यहाँ चने की दाल बनती है, जो इतनी देर से मैं आपको बता रही थी ना कि
खमन ढोकला गुजरात का फेवरेट, गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी किससे बनता है, तो इसी चने की दाल से ही बनता है। राजस्थानी जो गट्टे हैं बड़े फेमस हैं, राजस्थान का बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है, वो भी चने की दाल से आराम से बनाया जा सकता है, चने की दाल का बेसन बना करके। तो इस तरह से एक ही प्रकार का मतलब है अनाज एक ही, लेकिन आप उसको विविध तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो यही आपको एकता में अनेकता जो है प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही गेहूं को आप देख लीजिए, हम लोग गेहूं की नॉर्मल रोटी बना के खा रहे हैं। ब्रेड देखिए हर जगह एकदम पक रहा है, मतलब ब्रेड का तो नाम ही मत देखिए, जिधर देखिए वही ब्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रेड के ही समान पाव रोटी मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएगा, केक मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें, सूजी भी उसी की बन रही है, आप सूजी को भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसका उपमा बना लीजिए या फिर आप उसका सूजी का हलवा बना लीजिए, इवन फुल्की भी बन जाती है। तो कुछ लोग तब उसको रसगुल्ला, यानी कि जो होता है ना रसगुल्ला, अरे क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन, उसमें भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि एक ही प्रकार का जो है फसल या अनाज है, आप उसको विभिन्न तरीकों से यूज़ कर रहे हैं। यही है हमारे देश की एकता में विविधता। देश ना कहिए तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आखिर एक ही चीज़ को अगर आप अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करें तो वही है एकता में अनेकता या एकता में विविधता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जो मैप बनाया हुआ है उसको देखेंगे। तो ये देखिए भारत देश का मैप है, इसमें बाउंड्री वगैरह नहीं सेट की गई है। क्यों? क्योंकि आपको बस मोटे मोटे तौर पे जानना है कि कौन सा इलाका है या कौन से जगह हैं। अगर आप उसे दिशाओं के रूप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि कौन सी वो दिशाएं हैं जहाँ पे किस तरह की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं बहुत लार्ज स्केल पे। तो आप देखिए, अगर हम अपने भारत देश को 4 हिस्सों में दिशाओं के आधार पर डिवाइड कर लें तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, उत्तर वाला नॉर्थ, और साउथ वाला जो है दक्षिण नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इवन इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही शुरू करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में देखिए यहाँ पे जो वो है ना मणिपुर मिजोरम वाला जो इलाका है, इसमें देखिए अरहर की दाल जिसको तूर दाल कहते हैं उनका मतलब लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहा है। यहीं आप देखिए अरुणाचल प्रदेश असम वाला जो रीजन है वहाँ पे चावल का ठीक ठाक तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसी के नीचे आप देखिए जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे भी चावल, इवन वेस्ट बंगाल में तो मछली भात बहुत ज़्यादा फेमस भी है। लोग अपने घरों में छोटे छोटे तालाब बना के उसमें मछली पालते हैं। जिनके घरों में मछली नहीं पाली जाती वो लोग तो मतलब बेकार हैं, किसी काम के ही नहीं है, इस तरह से वहाँ की मान्यता है। तो ये वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। उसी के जस्ट बगल आप देखिए जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, यहाँ पे भी चावल का यूज़ हो रहा है ठीक ठाक तरीके से। तो ये हमने इधर वाले इलाके देख लिए, ईस्टर्न साइड वाले। अब हम देखते हैं अपना हमारा प्यारा हम सब का पसंदीदा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आती जल्दी, तो उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए बासमती चावल ठीक ठाक तरीके से होता भी है और लोग खाते भी हैं। और अगर हम लोग चले जाएं अपना जो ठंडा प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन, वहाँ देखिए क्या है, राजमा, यहाँ भी राजमा, हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में भी राजमा। इधर देखिए लोबिया क्या है, तो लोबिया दाल होती है, इसे ना कहीं कहीं आप देखेंगे खेसारी दाल भी लिखा रहता है। इवन अभी ये मतलब कि बैन हो चुकी है क्योंकि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसको ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट अटैक वाली डिजीज़ बढ़ने का खतरा रहता है। अगर आप रेगुलर इसका यूज़ करते हैं तो खेसारी दाल का, तो अभी इसको बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ करने की मनाही है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए जो राजस्थान वाला इलाका है, ये जो राजस्थान गुजरात के मध्य का इलाका है, यहाँ देखिए मूंग दाल यूज़ हो रहा है, मूंग दाल का हलवा, आहा पूछिए मत कितना टेस्टी लगता है। आगे देखिए, तो ये मध्य में आप देखिए जो मतलब कि मध्य प्रदेश वाला है, वहाँ देखिए मसूर की दाल यूज़ हो रहा है। चने की दाल देखिए बता रहे थे ना, गुजरात में जो खमन ढोकला है चने का दाल का बनता है, तो ये देखिए गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ चने के दाल का बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहा है। तो ऐसे ही जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ देखिए इन सारे इलाकों में आपको अरहर और छोले भटूरे ये सब देखने को मिल जाएंगे। बाजरा का भी ठीक ठाक तरीके से यूज़ हो रहा है। इधर अरुणाचल आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, इधर आप देखिए यहाँ पे मक्का ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही। हम देखेंगे तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, तो जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ देखिए पोन्नी चावल यूज़ हो रहा है। और उसी के जस्ट ऊपर जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, उन सारे जगहों पे क्या हो रहा है, तो सोना मंसूरी चावल की एक किस्म होती है, छोटी छोटी सी होती है। इवन होता चावल ही है, थोड़ा मोटा सा होता है लेकिन छोटा सा होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ हो रही हैं। और जो हमारा कर्नाटका वाला रीजन है उधर देखिए कोल्लम चावल यूज़ हो रहा है, बाजरा वगैरह भी यूज़ हो रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे जानिए, ऐसा नहीं है कि केवल उसी पर्टिकुलर एक राज्य में यूज़ हो रहा है, उन जगहों के आसपास जो अन्य राज्य भी है ना वहाँ भी यूज़ हो रहा है। ठीक है,
अब जैसे छोले, जो चना वाला छोले हैं, इसको यहाँ पे दिखाया गया। क्या ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में इसको नहीं यूज़ करते, यूज़ तो करते ही ना, इवन उगाते भी हैं। तो मतलब हर जगह पे है, लेकिन जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको एक मोटी मोटी समझ होनी चाहिए कि ये सारे जो अनाज हैं इनको यद्यपि एक जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी भारत देश के कोने कोने में आपको इन सारी मतलब अनाज की उपलब्धता मिल जाएगी और उससे विभिन्न तरह के जो पकवान हैं वो भी बनाए जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे जो इडली है ना, अब देखिए कि तमिलनाडु का यानी कि जो दक्षिण भारत है हमारा, उसका फेवरेट भोजन है इडली। तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग नहीं बनाते हैं इडली उडली, तो हम लोग भी अपने घरों में बनाना सीख लिए ना। ऑनलाइन के टाइम में बर्तन वगैरह इतना ईजिली मिल जाते हैं, तो हम लोग क्या उसको घरों में अपने नहीं बनाते, बनाते ही हैं। इडली बड़ी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे कम अच्छी लगती है दरअसल। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे वस्त्र और परिधान। हमने खान पान देख लिया ना कि खान पान कैसा है, खान पान में कैसे एकता में अनेकता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे वस्त्र और परिधान, यानी कि जो कपड़े हैं और जो पहनावा है, इसको देखने वाले हैं। पहले देख लिए कि एक मूर्ति मिली हुई है और ये कहाँ से मिली है, तो वर्तमान में जो बिहार है वहाँ पे एक स्थान है, प्राचीन स्थान वैशाली। ठीक है, यहाँ से एक साड़ी पहने हुए एक स्त्री की जो मतलब मूर्ति है या आकृति है, ये पत्थर पर उकेरी गई है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछे जाने लायक क्वेश्चन बन सकता है कि जो साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? अंग राज्य से प्राप्त हुई है, मगध से प्राप्त हुई है, या फिर जो है उत्तर प्रदेश का जो सारनाथ है वहाँ से प्राप्त हुई है, या फिर वैशाली से? तो याद रखिएगा कि बिहार का जो वैशाली वाला रीजन है वहाँ से साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे वस्त्र और परिधान को कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों और परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं, भले ही उसमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। आगे बता रहे हैं कि एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला और विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बनाया जाने वाला एक लंबा परिधान साड़ी है। ठीक है, तो जो हमारा परिधान है यानी कि एक वस्त्र है साड़ी, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के सूतों से बनाया जाता है, यानी कि रेशम की भी साड़ी आपको मिलेगी, सिल्क की भी साड़ी मिलेगी, कॉटन की भी मिलेगी, शॉटन की भी मिलेगी। और मतलब ये तो पारंपरिक है, लेकिन इवन अब तो सिंथेटिक जो फाइबर आता है ना, उसकी भी साड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यही यहाँ आपको बता रहे हैं। और इसको पहनने के तरीके भी अलग अलग है, महाराष्ट्रीय स्टाइल अलग है, गुजराती अलग है, हम लोग उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से पहनी जाती है। तो एक ही परिधान है, उसको अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से पहना जा रहा है और अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से बनाया भी जाता है। जैसे बनारस की जो है बनारसी साड़ी फेमस है, गुजरात की पटोला साड़ी अलग ही फेमस है। मोदी जी ने जो है क्या नाम है उनका, मेलोनी जी को वही पटोला साड़ी ही गिफ्ट की थी भैया, स्माइल करते हुए। तो ये सारी जो है ये बता रहे हैं कि एक ही प्रकार का वस्त्र है, उसको अनेक जगहों पे अनेक प्रकार से पहना जा रहा है और अनेक जो है फाइबर से उसको बनाया जा रहा है, यानी कि अनेक प्रकार के तंतुओं से उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया कि आजकल आगे आपको बता रहे हैं कि विभिन्न सूत या धागे, जैसे मुख्यतः ये कपास अथवा रेशम के धागे से बनती हैं, यानी कि कपास और रेशम की ज़्यादा मात्रा में साड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि आजकल कृत्रिम यानी जो सिंथेटिक फाइबर है ना, उससे भी ये कपड़े बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो साड़ी है वो मिल जाएगी आपको। अब देखिए कुछ फेमस जो साड़ियाँ हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है वो यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। जैसे बनारसी साड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है, कांजीवरम जो सिल्क की साड़ी है भैया वो भी बहुत फेमस है, और पैठनी साड़ी, पाटन पटोला यही है गुजरात की पटोला साड़ी, मूंगा या मैसूर, ये क्या है, मूंगा सिल्क होता है एक, तो उससे भी साड़ी बनाई जाती है, मैसूर भी वहाँ मतलब कि ये भी सिल्क है। और साथ में जो रेशमी साड़ियाँ हैं इनके कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना भैया, ये साड़ियों के प्रकार हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें, कुछ और मतलब कि दे करके पूछ लेंगे कि क्या ये साड़ी का प्रकार है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको नहीं समझ आएगा। तो याद रखिएगा कि बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूंगा या मैसूर, ये सभी रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
कह रहे हैं सूती जो साड़ियाँ हैं ये भी मतलब कि जो सूती साड़ियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि कॉटन की भी साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। आगे बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के हम बिना सिले वस्त्र, जिसको हम लोग साड़ी कहते हैं, इसके सैकड़ों प्रकार के रूप देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि सूत के आधार पर इनको हमने डिवाइड किया, लेकिन इसके अलावा इन्हें बुनाई और डिज़ाइन की विभिन्न विधियों के द्वारा तैयार भी किया जाता है। ये देखिए, ये साड़ी की अलग अलग डिज़ाइंस आपको दिखाई गई हैं। ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग है। तो ये अलग अलग डिज़ाइन भी आपको साड़ी की दिखाई गई हैं। कह रहे हैं कि कुछ डिज़ाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कुछ तो कपड़े का ही बुनाई, अब जैसे होता है ना, कुछ साड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी कि जब सूत के द्वारा उनकी बुनाई होती रहती है तो उसी में ही अलग कलर का जो सूत होता है उसी को ही अलग पेंट करके जो भी करके जो है वो मतलब कि अलग ही दिखा देते हैं कि हाँ ये वो जो साड़ी है ना वो दिखती रहती है कि हाँ ये साड़ी के अंदर ही पूरी की पूरी इसकी छपाई वगैरह हुई है, इसको ऊपर से नहीं छापा गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसी भी साड़ियाँ आती हैं जिसमें ऊपर से प्रिंटिंग की जाती है, ऊपर से प्रिंट कर दिए जाते हैं, किसी भी तरह के फूल पत्ती वगैरह जो भी प्रिंट करना है कर दिया जाता है। और कुछ तो नगजड़ी साड़ियाँ आती हैं भैया, जो लोग बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा जाता है वो लोग तो सोने के तार की जड़ाई भी करवाते हैं साड़ी में। तो सबके अपने अपने ढकोसले हैं, उसमें नहीं पड़ना है। लेकिन आप ये जानिए कि अलग अलग तरह से प्रिंटिंग भी होगी, अलग तरीके से उनकी छपाई वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अंततः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती हैं। तो जो रंग होते हैं, मूल रंग तो केवल 3 ही हैं, लेकिन अन्य जो रंग हैं वो जो है आपको 2 रंगों को या 2 में 3 रंग या 1 या अधिक रंगों को मिला करके अनेक रंग बनाए जाते हैं। मूल रंग केवल 3 ही हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है कुछ शताब्दियों। अब देखो, मैंने पहले भी बताया कि ये जो सा सम पू है इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि भगवान जो ईसा थे उनके जन्म के पहले की ये बात है। क्या पहले की बात है कि साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है और कुछ शताब्दियों पहले या ईसा की कुछ शताब्दियों पहले की बात है कि वैशाली जो वर्तमान में कहाँ है, बिहार में। अब देखिए, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि जो वैशाली है ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में बिहार में है। तो कह रहे हैं आपसे कि वैशाली जो आज के बिहार में है, यहाँ पे पत्थर पर उकेरी गई आकृति साड़ी पहने हुए एक स्त्री को दर्शाया गया। ऊपर जो चित्र दिखाया गया था ना, उसी चित्र की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए, ये जो है रंगीन पारंपरिक भारतीय कपड़ों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा चित्र में। यहाँ आपसे उकेरी गई आकृति का मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं। तो उकेरी गई आकृति का मतलब क्या होता है, ये होता है एक डिजाइन जो समतल सतह के ऊपर उकेरी गई हो। ये पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका यानी श्रमिक या फिर अन्य सामग्री की भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, अब ध्यान रखने वाला पॉइंट आया है, तो आंख नाक कान सब कुछ खोल के इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या है, कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा और उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों को निर्यात करता रहा। यानी कि बता रहे हैं कि एक लंबे टाइम पीरियड तक भारत देश जो है वो जो एकदम महीन वाला सूत होता है ना, जो अब आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, तो उस महीन सूत का उत्पादन करता था और उन कपड़ों को विदेशों में, यानी कि जो यूरोप वाला रीजन है वहाँ पे बेचा करता था। आज तो स्थिति एकदम उलट गई है, आज तो हम लोग यूरोप के सारे कपड़ों को पहन के अपने आप को राजा बाबू समझते हैं, लेकिन पहले की स्थिति उलट थी। तो भाई समय सबका आता है, समय सबका बदल जाता है। तो आज यूरोप का समय आ गया है, एक समय हमारा भी था। आगे देखिए, आप कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन, ये जो छीट वाला डिजाइन है ना, ये यूरोप में बहुत ज्यादा विख्यात हुआ था। ये आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। तो जो छीट वाले कपड़े हैं भारत देश के, वो यूरोप में एक टाइम पे काफ़ी प्रचलित थे और इतना ज़्यादा मतलब प्रचलित हो गए कि जो यूरोप के कपड़े थे उनकी कीमत ही गिर गई। ठीक है, कह रहे हैं अंततः अपने स्वयं के उत्पाद के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत की जो छीट के आयात वाले कपड़े हैं उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ गया। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बायकॉट करो चाइना के सामानों को, क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं भैया कि हम लोगों के देश के जो सामान है वो चाइना के सामान के आगे पिट जाते हैं। तो वही स्थिति उस टाइम पे किसकी थी, जो फ्रांस और इंग्लैंड वाला रीजन है वहाँ के वस्त्रों की हो गई थी, हमारे भारत देश के छीट वाले वस्त्रों को ले करके। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस पर बैन लगा दिए कि अब नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहीं भी आपको अपने देश के जो, अगर हमें पुराने वाले जो अपने देश था, जो हमारा भारत देश था पहले, उसकी तुलना करनी हो वर्तमान की जो स्थितियां हैं उससे, तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को जो है नोट कर सकते हैं। आपको ये अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। आगे देखते हैं हम। कह रहे हैं कि साड़ी को पहनने के अनेक तरीके भी हैं। तो अब ऐसा थोड़ी ना है, अभी ऊपर बता रहे थे ना कि उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग सिल्क मतलब अलग अलग रेशे से बनाया जाता है, उसी तरह से अलग अलग तरीके से इसको पहना भी जाता है। ठीक है। कह रहे हैं कि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। वास्तव में इसे बांधने व पहनने के नए नए तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं। मतलब आप साड़ी को कितना जो है फैशनेबल तरीके से पहन सकें, कितना अंगों का प्रदर्शन कर सकें उस साड़ी में, वो तरीके आज भी नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। आजकल जो तरीके आपको सीरियल्स में देखने को मिलेंगे ना साड़ी पहनने को, कसम से मन करता है इधर एक तमाचा बजाऊं, उधर एक तमाचा बजाऊं। अरे साड़ी है, उसको ढंग से पहनो। हमें कभी कभी ना थोड़ा अपनी इस तरह आजकल का जो कल्चर है उसको देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, उसने इतने वर्षों में बड़ी कड़ी मेहनत के बाद अपने अंगों को ढकने के लिए वस्त्रों का निर्माण किया। ठीक है। तो ये जो हम लोग आज वस्त्र पहन रहे हैं, ये बड़ी कठिन तपस्या, बड़ी कठिन मेहनत के बाद आज ये विकसित हुआ है, ऐसे ही नहीं मिल गया है। तो जो इतने सालों से हम लोग अपने आप को आधुनिक बनाने में लगे हुए थे, आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं कि हमारे पास तरह तरह के कपड़े हों, हम जानवरों की जो श्रेणी है उससे ऊपर उठ जाएं। आजकल जो ये नया प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि हम आधुनिक हैं, हम आधुनिक हैं, दरअसल मुझे जहाँ तक लगता है कि हम आधुनिक बनने के चक्कर में हम लोग पुराने लोगों से भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग थे उनके पास वस्त्र थे नहीं, तो उन्हें मजबूरी में नग्न रहना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास हर चीज़ की उपलब्धता है, हम लोग फैशन में नग्नता दिखा रहे हैं। मुझे थोड़ा मतलब देख करके लोगों को थोड़ा शर्म सी महसूस होती है कि जानवरों में और हम में क्या अंतर ही रह गया। जो जानवर हैं उनके पास वस्त्रों की उपलब्धता नहीं है, उन्होंने अपनी ऐसी कोई सोसाइटी बनाई नहीं है, ऐसा कुछ निर्माण नहीं किया है, इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी नग्न रहना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि आजकल लोग अपने कुत्ते को, बंदर को कपड़ा पहनाना स्टार्ट कर दिए और खुद भिखारी जैसे फटे चीथड़े कपड़े पहन के निकल लेते हैं। थोड़ा बुरा लगता है। आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि, और हाँ ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत पुराने ख्यालात की हूँ, मैं बहुत पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बड़ी कठिन मेहनत करके ये हम लोगों के लिए वस्त्र बनाए हैं। तो अगर हमारे पूर्वजों ने, अब जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपने पूर्वजों को बहुत सराहना करते हैं, तो इस मामले में भी हमें अपने पूर्वजों की मेहनत की सराहना करनी चाहिए। अंग प्रदर्शन करने के लिए बहुत कुछ है, जानवर वगैरह हैं ना, वो कर रहे हैं बेचारे, उनको करने दीजिए। आप अपनी एक पर्टिकुलर खुद से पहचान बना के रखिए। वैसे भी जितनी सुंदरता कपड़ों में दिखती है ना, कपड़ों के साथ लोग जितने सुंदर लगते हैं ना, उतना बिना कपड़ों के तो नहीं लगते। लेकिन फिर भी अब क्या ही किया जा सकता है, कमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बोलना अपना राइट है, लेकिन किसी के कपड़े पे कमेंट करना ये ठीक नहीं लगता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस बात को यहीं पे दफन करते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि अंततोगत्वा यह एक ही प्रकार का परिधान है, और क्या है वो? साड़ी। यानी कि आप उसको पहनो किसी भी तरह से, अंत में बात केवल इतनी सी है कि आप भैया साड़ी ही पहने हो, लगो को बहन जी ही पहन लो कितने भी आधुनिक तरीके से। सॉरी, हाँ लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। साड़ी तो मेरा फेवरेट परिधान है। एनीवेज आगे देखिए। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये जो हमारी साड़ी होती है 6 फीट की, उसको कैसे कैसे तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब वस्त्र को केवल वस्त्र मत समझिए, उसको आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये देखिए, बच्चे को झूला झुलाने के लिए एक महिला ने पेड़ पे जो है उसको साड़ी को टांग दिया है, बच्चा वहाँ पे झूला झूल रहा है, तो आप इस तरह से साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मछली जो है, तालाब से मछलियाँ निकालने के लिए इन महिला के द्वारा साड़ी को यूज़ किया जा रहा है। मच्छरदानी के रूप में भी साड़ियाँ यूज़ हो जाती हैं। हम लोगों के यहाँ तो भैया जानवर ज़्यादा हैं, तो जब साड़ी ख़राब हो जाती हैं तो पापा हमारे क्या काम करते हैं, उसका रस्सी बना लेते हैं, वो जानवरों को बांधने के काम आ जाता है। तो जो रस्सी मतलब साड़ी है ना भैया, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो आपको यहाँ दर्शाए गए हैं। यहाँ देखिए, ये भैया जी या इनको जो है आए हैं गल्ला वगैरह कुछ तौल के दे रहे हैं। आपके पास झोला वगैरह नहीं है तो आप अपने आंचल में ही, साड़ी के जो आंचल है, पल्लू जिसको हम बोलते हैं, उसमें उस अनाज को रोप करके अपने घर में ले जाके बर्तन में रख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यूजेस हैं। और इधर देखिए, बारिश हो रही है
तो ये जो मैम है ये साड़ी से अपना सर ढक करके उसको जो है बारिश को रोकने का प्रयास कर रही। तो ये सारे यूजेस दिखाए गए हैं साड़ी के। ये भी क्या है, एकता में अनेकता है। मतलब साड़ी एक ही है, उसको आप अलग अलग तरीके से पहन रहे हो, अलग अलग तरीके से बना रहे हो, और उसी साड़ी को आप अलग अलग जगहों पे यूज़ कर रहे हो अलग अलग काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है एकता में अनेकता। आगे देखेंगे, यहाँ पे कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है, ये कुछ नहीं बताया गया, जो मैंने बताया वही वहाँ पे बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं विगत शताब्दियों में भारत आने वाली विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीके को देख करके अभिभूत हुए। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती रही हैं, जो कि हमने आगे ऊपर जो चित्र थे उसमें देख लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए पता लगाएं, तो आप लोग पता लगाते रहिएगा। यहाँ देखिए साड़ी के कुछ अन्य यूज भी दिखा दिए गए हैं। तो ये देखिए मछली यहाँ पे निकाली जा रही है। यहाँ देखिए गुड़री, अबला हो सकता है कुछ और बोलते हो। ये दरअसल जो मटके के नीचे रखा गया ना, घड़े के नीचे, ये गुड़री बना के रखी गई है। इससे क्या होगा, इससे जो मटका है वो भारी भरकम होगा। अगर जो मटका है उसमें पानी, ये इवन गागरा है, और ये गागरा वगैरह जो है ना वो लोहे तांबे यानी कि धातुओं के बने होते हैं, तो अपने आप में भारी होते हैं। ऊपर से उसमें पानी भी डाल रखा है तो और भारी है। तो ये जो गुड़री यहाँ पे रख ली है ना, इससे क्या होता है, सर में चुभन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ यूज़ किया गया है। इधर देखिए ये जो मैम है, इन्होंने तो उसको बिछा करके बिस्तर ही बना लिया है। चलो लेट जाओ उसी पे। अब छोटे छोटे बच्चों को साड़ी ओढ़ा भी दी जाती है कि बच्चों को मक्खी ना लगे और गर्मी भी ना लगे। यहाँ आपको घूंघट दिख ही रहा है बारिश से बचने के लिए। तो इन तरीकों से इन लोगों ने अलग अलग तरीकों से साड़ी को यूज़ किया है। यहाँ देखिए कह रहे हैं जिस प्रकार जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूप और उपयोग को देखा है, उसी प्रकार एक अन्य परिधान है धोती। धोती समझ रहे हैं, जो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, लुंगी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सेम इसी तरह का होता है, वो भी बिना सिला हुआ वस्त्र होता है, लंबा सा होता है। लेकिन यही है कि अब जैसे धोती दो तरह से होता है। जो लुंगी होता है ना उसको केवल सिंगल करके पहना जाता है, लेकिन जो धोती होता है ना उसको डबल करके पहना जाता है। तो वो भी एकदम साड़ी जैसा लंबा सा हो जाता है, बशर्ते इतना कलरफुल नहीं होता जितना कलरफुल हमारी साड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं धोती के कपड़े, फैब्रिक तथा उपयोग को ध्यान में रखते हुए उनके विभिन्न रूपों की आप एक सूची तैयार कीजिए और बच्चों को समझाइए। जब आप टीचर बन जाएंगे तब के लिए है ये। अब हम देखेंगे त्योहारों में विविधता। तो हमने दो चीज़ों की विविधता देखी, क्या क्या, एक तो खान पान में विविधता देखी, दूसरा हमने परिधान में विविधता देख ली। ठीक है, अब हम देखेंगे त्योहारों की विविधता। ये जो खान पान और मतलब कि पहनावे की विविधता है ना, इसमें और भी बहुत कुछ आएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिधान यूज़ किए जाते हैं। ये तो हमने केवल साड़ी एकता में अनेकता देखी ना, कि एक ही साड़ी को आपने अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ किया। लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग वस्त्र जिनके नाम अलग अलग हैं और उनको अलग अलग जगहों पर पहना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग त्योहारों में विविधता देखते हैं। तो भैया भारत देश तो त्योहारों का देश है, ये है, रोज़ यहाँ कोई ना कोई त्यौहार हुआ ही रहता है। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो रोज़ छुट्टी रहे, रोज़ कोई ना कोई त्यौहार रहता है। कभी हिंदुओं का है, कभी मुस्लिम्स का है, कभी सिखों का है, कभी ईसाइयों का है, किसी ना किसी का त्यौहार हमेशा रहता है। लेकिन जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उन पे, और कुछ फेमस जो त्यौहार होते हैं बस उन्हीं पे छुट्टी मिलती है। तो हम देखेंगे कि जो भारत देश है इसमें त्योहारों की अपार विविधता है। आपने देखा होगा कि कुछ त्यौहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। अब जैसे इस चैप्टर में एक ही मतलब एकता में अनेकता हम लोग देख ही रहे हैं, तो आपको त्यौहार में भी देखने को मिलेगा कि एक ही त्यौहार को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीके से मनाया जाते हुआ दिखेगा। कह रहे हैं कि हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखेंगे, जैसे कि जो हमारी 14 जनवरी है यानी कि 14 जनवरी, इसके आसपास एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे सामान्यतः मकर संक्रांति बोला जाता है। लेकिन ये पर्व भारत देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये सूचक किसका है, तो फसलों की कटाई का सूचक होता है। ठीक है, देखिए भैया फिर से आ गया हमारा प्यारा सा भारत देश का मैप। अब आप देखिए इसमें आपको बता रहे हैं कि जो खिचड़ी है, जिसको हम लोगों के यहाँ खिचड़ी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में उसको खिचड़ी बोलते हैं, उसको अलग अलग जगहों पे यानी कि भारत देश के ही अलग अलग राज्यों, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नामों से उसका संबोधन किया जाता है, और उसके मनाए जाने का तरीका भी अलग अलग होता है। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उस टाइम पे काफ़ी कुछ, जैसे चावल का ढूंढी बन जाता है और सेव वगैरह बन जाता है, तिल्ली का कुछ अलग अलग
सामान बन जाता है खाने पीने के लिए, और खिचड़ी बन जाती है और लोग जाते हैं जो है पूजा वगैरह कुछ करते हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पर, जैसे जो मतलब कि लोहड़ी होता है पंजाब में, उसमें देखिए लोहड़ी जलाई जाती है, उसमें लोग फेरे वगैरह लगाते हैं, अनाज वगैरह डालते हैं, तो वहाँ अलग तरीके से मनाया जाता है। पोंगल अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे जो असम है, बिहू दरअसल बहू नहीं, वो मैंने ट्रिक से याद किया हुआ है, असम की बहू, इस वजह से मुझे वो बहू याद आ गया। तो असम में आप देखिए बिहू, वो नाच गा के अलग तरीके से मनाते हैं। तो हर जगहों पर उसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। देख लेते हैं कहाँ पे कैसे मनाया जा रहा है। असम से शुरू किए हैं तो सबसे पहले असम को ही देखेंगे। तो जो असम है, ये जो असम वाला रीजन है, उसमें मकर संक्रांति को ही क्या बोला जाता है, बिहू कहा जाता है। ठीक है, बिहू। तो मकर संक्रांति के दौरान असम में बिहू नामक त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए खिचड़ी का पर्व, हमारे यहाँ जो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है, खिचड़ी का पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। इधर देखिए जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। जो हमारा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वहाँ क्या कह रहे हैं, वहाँ पे पौष या संक्रांति कह रहे हैं। उसके नीचे देखिए मकर संक्रांति। यहाँ आप आ जाइए, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन है, वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, पेड्डा पडुंगा कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं भले स्पीड में बता रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान से देखते चलना है कि किस रीजन में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो आंध्र और तेलंगाना वाले रीजन में क्या कहते हैं, पेड्डा पडुंगा कहते हैं। अगर आप तमिलनाडु वाले रीजन में आ जाएंगे तो तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, पोंगल। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो पोंगल है वो कहाँ का जो है त्योहार है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। फिर हम लोग अगर केरल वाले रीजन में आ जाएंगे, केरल कर्नाटका वाला जो रीजन है, वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ पे इसे मकर विलक्कू कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर विलक्कू कहते हैं। और जो हमारा ये कर्नाटका गोवा के आसपास वाला रीजन है, वहाँ मकर संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकर संक्रमण। ठीक है, इधर आइए जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। जबकि जो गुजरात वाला रीजन है, वहाँ कहते हैं उत्तरायण। और इसके साथ साथ आप देखिए जो हमारा पंजाब वाला रीजन है, वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ उसको माघी लोहड़ी कहा जाता है। माघ के महीने में दरअसल आता भी है ये। और फिर सबसे ऊपर देखिए जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ उसे क्या कहते हैं, वहाँ उसे शिशुर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, शिशुर संक्रांति। याद रखिएगा, ये बड़ा अजीब सा है, तो हो सकता है पूछ लें कि शिशुर संक्रांति क्या है, कब मनाया जाता है या किस रीजन में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, वहाँ पे मनाया जाता है। कब, तो वही 14, मतलब कि जो 14 जनवरी या 14-15 के मध्य में आता है ना, उसी टाइम पे। तो याद रखिएगा, एक ही त्योहार थी खिचड़ी, उसको हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से देख लिया। ये भारत देश का अपना मैप है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, मैप के थ्रू इन लोगों ने बता दिया है, इस वजह से थोड़ा समझने में आसानी हो गई है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। आगे आप देखिए, ये जो पता लगाने वाला काम है ये आप ही का है, मैंने पहले ही बता दिया है। एक शब्द आया हुआ है महाकाव्य। तो महाकाव्य क्या होता है, इसको पहले देख लीजिए। कह रहे हैं कि जो महाकाव्य है ये सामान्यतः एक लंबी कविता है जो अतीत के नायक या महान नायक या योद्धाओं की कथाओं का व्याख्यान करती है। तो जो महान नायक या महानायक वगैरह हुए हैं, उन्हीं की कथाएं हैं विस्तार से, तो उसी को हम कहते हैं महाकाव्य। भारत में दो ही फेमस महाकाव्य हैं, कौन है, एक तो भैया महाभारत, दूसरा है रामायण। चलिए इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि जो महाकाव्य है इसका विस्तार आप देखिए। चलिए देखते हैं फिर ऐसा क्या है। कह रहे हैं कि साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। समझिए जरा, केवल कपड़ा, बोलचाल, पहनावा, खान पान, केवल यही अकेले जो है विविधता में, मतलब एकता में अनेकता का नहीं, बल्कि जो हमारा साहित्य है ना, वो भी विविधता में एकता का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य बहुत विविध है एवं विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भाषा लेखन शैली की जो तकनीक है आदि के अंतर होने के बावजूद सदियों में भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषय एवं चिंताओं को साझा किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि जो पंचतंत्र है उसके बारे में किसने नहीं सुना है, तो जो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र की कहानियां हैं जो बच्चों के लिए हैं, उसको आखिर किसने नहीं सुना है। भले उसको अलग अलग सबसे ज़्यादा भाषाओं में अगर कुछ अनुवादित किया गया है तो वो है पंचतंत्र की कहानियाँ। तो अलग अलग भाषाओं में सुना होगा, अलग अलग लिपियों में उसको पढ़ा होगा, लेकिन जानते सब हैं, है वो पंचतंत्र की कहानियां ही। नाम आप उसको जो है ट्रांसलेट करके कुछ भी दे दीजिए। कह रहे हैं कि मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का ये संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल को सिखाता है। किसके बारे में बता रहे हैं, तो ये जो मतलब कि मुख्य पात्र पशुओं के रूप में मतलब कि जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो हमें काफ़ी कुछ जीवन कौशल को सिखाता है।
इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, यानी कि जब ये लिखा गया था, कब लिखा गया था, तो आज से 2200 साल पहले लिखा गया था। तो जो मूल इसका पाठ है, यानी कि संस्कृत में लिखा गया था पंचतंत्र की कहानियाँ किनके द्वारा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा। तो इन्होंने जब इसको लिखा था तो आज से वो 2200 साल पहले की घटना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषाओं में किया जा चुका है। तो हर भारतीय भाषाओं में तो किया ही गया है, इसका विदेशों में भी बहुत अनुवाद हुआ है। वास्तव में ये भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देश तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों का क्या महत्व है। कह रहे हैं कि ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। समझिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि पंचतंत्र की कहानियों के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह 50 से अधिक भाषाओं तथा 200 से अधिक रूपांतरण इसके उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को भी प्रेरित किया है और ये प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया है। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली 2 महाकाव्य हैं रामायण एवं महाभारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हालांकि आप लोग जानते भी होंगे, ना जानते हो तो इसको तुरंत नोट करिए कि भारत के जो सबसे प्रभावशाली 2 महाकाव्य हैं वो कौन है, रामायण और महाभारत। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि अपने मूल संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित ये 2 जो संस्कृत के महाकाव्य हैं, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। तो आपने देखा है पांडव उधर युद्ध करते हैं, इधर राम जी युद्ध करते हैं श्रीलंका मतलब लंका में। तो कह रहे हैं कि महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाई जो कौरव हैं उनसे राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। तो सोचिए जब उन लोगों ने युद्ध किया है अपने राजपाट के लिए, तो आज जो चचेरे भाई आपस में लड़के कट के मर रहे हैं, तो क्या इसमें बुराई है। सदियों से परंपरा चली आ रही, ऐसा थोड़े जाएगी। आगे देखिए, रामायण में भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान जी की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं। तो क्या जरूरत थी भगवान को ये सब नौटंकी करने की। मतलब अगर उन्होंने ये लीला ना रची होती कि स्त्रियों का अपहरण होगा, तो आज शायद ये लोगों के मन में इस तरह के ख्याल भी ना आते कि स्त्रियों का अपहरण करना चाहिए। अब देखिए ना, जानवर तो नहीं अपहरण करते ना, मानव ही क्यों अपहरण करते हैं, ये भी सोचने वाला लॉजिक है। हम लोग केवल ये क्यों सोचते हैं कि राम जी ने जो है सीता जी को उनसे छुड़वाया, ये राम जी की ही तो माया थी कि सीता जी को उन्होंने अपहरण किया। अगर उन्होंने ये लीला रची ही ना होती तो शायद आज की जो सिचुएशन है, आज की जो ह्यूमन सोसाइटी है, उन्होंने ये सब सीखा ही ना होता। तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था, तो उस राक्षस रावण की बात हो रही है। कह रहे हैं इन कथाओं में कई और छोटी कथाएं और उपकथाएं भी आपको मिल जाएंगी जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य या क्या असत्य है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए भैया, ये वही रामायण वाला जो कथा है ना, इधर देखिए ये जो रावण है 10 मुख करके अपना सीता जी का अपहरण करके लिए जा रहा है। इधर देखिए वो जो रहते हैं ना, कौआ, नाम क्या था याद नहीं आ रहा, शायद काकभुसुंडी तो नहीं थे, नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग नाम कमेंट कर दीजिएगा। तो ये उनको बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अंततः मारे जाते हैं। इधर देखिए ये फिर खोजबीन में अपना निकल लिए हैं। यहाँ देखिए भिक्षु बन करके आया था ना, यहीं से सीता जी को अपहरण करके ले गया है। लक्ष्मण रेखा जो थी जिसको पार किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखेंगे, हम देखेंगे कि रामायण के ये प्रमुख प्रसंगों को जो है क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। कब ये जो चित्र है ये मतलब कहाँ से लिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश से चित्र लिया गया है, जो कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, तो आप लोग पता खुद लगाइएगा। आगे हम देखेंगे कि 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से इन 2 महाकाव्यों का, जो कौन से 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत, उसकी बात कर रहे हैं कि इनका भारत और भारत के बाहर अनुवाद व रूपांतरण किया जाता रहा है। इसके साथ ही इनके अनगिनत लोक संस्करण भी हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। सोचिए कि महाभारत के 100 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं तमिलनाडु में। आगे देखिए, अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की संख्या कितनी होगी। तो केवल तमिलनाडु में अगर 200 है, तो आप देखिए कि पूरे भारत देश में अगर आप गिनने जाएंगे तो कैसे कैसे इनकी लोक कथाएं प्रचलित होंगी। तो एक कथा केवल एक ही है महाभारत की, लेकिन लोग उसको अलग अलग तरीके से अपनी भाषाओं में कुछ काट छाट, कुछ मिर्च मसाला लगा करके अपना आपस में सीख रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यही है, एक चीज़ से तो केवल एक ही है, लेकिन लोग उसमें अनेक तरीके से उसको अनेक बना दिए, यानी कि एकता में अनेकता प्रदर्शित हो रही है महाकाव्य में। आगे देखिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो आगे आपको बता रहे हैं कि वास्तव में बहुत से समुदाय रामायण और महाभारत के अपने संस्करण भी हैं। तो तमिलनाडु का अलग ही रामायण है कि वो जो कंबन और टिक्कन ये सारे लोग हैं, इन लोगों ने महाकाव्यों को अपने अपने भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है। कह रहे हैं इन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली जो किंवदंतियाँ हैं ना, इनको भी संरक्षित रखा हुआ है। इधर देखिए, जो भील, गोंड और मुंडा जैसी जनजातियाँ हैं, आप लोग ना मुझे कॉमेंट करिएगा कि भील जनजाति कहाँ की है, गोंड कहाँ की है, मुंडा कहाँ की है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इनके जैसे जो अन्य जनजाति समुदाय हैं, इनके संदर्भ में ये विशेष रूप से सत्य भी हैं। आगे देखिए, भारत का जो पूर्वोत्तर तथा हिमालय वाला क्षेत्र है, जिसमें कश्मीर भी आ जाता है, और कि अधिकांश जो जनजातियां हैं, इनके पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। तो मतलब इनकी तो लोक कथाएं तो हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी रीजन में केवल एक की हो, किसी रीजन में दोनों ही जो महाकाव्य हैं इनकी लोक कथाएं प्रचलित हैं। आगे आपसे कह रहे हैं कि ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए हैं। जाहिर सी बात है, लिखना थोड़ा कठिन होता है, तो लोग एक दूसरे को बता करके इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और इनके साथ ही ये किंवदंतियां भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े हुए पात्र सभी में से कोई एक समानता, पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी उनके शत्रु दुर्योधन और चचेरे भाई उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में आए। तो ये सब भी है। आगे आप देखिए, मैंने कल बताया था ना कि ऐसा माना जाता है कि जो द्रौपदी जी थी, या ये कहेंगे कौरव पांडव जब थे, तो वो उनका जो समाज था वो कैसा था, तो जनजातीय समाज था। तो ये लोग अपना अपना जोड़ के बताते ना कि वो हमारी वाली जनजाति से थे, या वो हमारी बिरादरी से थे, इस तरह से। ये देखिए, एक मतलब कि चित्र दिखाया गया है। चित्र कहाँ से लिया गया है ये आप देख लीजिए। पहले चित्र देखिए, 5 लोग दिखाए गए हैं, तो पांडव ही होंगे। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। कहना है कि जो पंच पांडव है, ये कहाँ से मिला हुआ है, तमिलनाडु का नीलगिरी का जो जंगल है ना, वहाँ पे 5 पांडव को दर्शाता हुआ एक नक्काशीदार पत्थर है। ध्यान रखिएगा भैया कि तमिलनाडु के नीलगिरी जंगलों में मतलब ये पूछ सकते हैं ना कि मतलब कि 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार जो पत्थर है, उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो तमिलनाडु के नीलगिरी जंगल से हुई है। दूसरा देखिए, जो इरुला जनजाति है, तो एक जनजाति है इरुला, इनके द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है, जो इस बात का स्मरण कराता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। समझिए जरा, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो मानव विज्ञानी, कल मैंने बताया था कि मानव विज्ञानी किन्हें कहते हैं, दोबारा नहीं बताने वाले। कह रहे हैं कि मानव विज्ञानी जो के.एस. सिंह हैं, इनके द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसको हमने अभी ऊपर देखा था ना कि एक जो है थे यूरोप के इतिहासकार, जिन्होंने भारत के लोक परियोजना स्टार्ट की थी, विंसेंट स्मिथ शायद ना। तो कह रहे हैं कि उन्होंने वे महाभारत के विषय में विचार करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव ना गए हों। ठीक है, और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन 2 महाकाव्यों ने भारत और एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत के गहन तंत्र को विकसित किया। यही विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। तो हम लोगों ने विविधता में एकता खूब पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि ये विविधता में एकता, एकता में अनेकता क्या होता है। करें, इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति और अधिक जो पहलुआं हैं इनको ध्यान भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो भारतीय शास्त्रीय कला है, जिसमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है, विविधता में एकता को सरलता से यहाँ भी देखा जा सकता है। तो ये सब आगे पीछे आपको देखेंगे पढ़ने के लिए, यही बता रहे हैं आपसे। अंत में बता रहे हैं भैया कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति है वो विविधता को संपन्नता के रूप में प्रसारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती। अब मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया ये चैप्टर। बस 2 मतलब कि जो हमारा सारांश है उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दी एंड ऑफ दिस चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले का मतलब क्या होता है भैया, सारांश आ गया है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसको 2-4 शब्दों में देख लीजिए। पहला क्या है, तो जो हमारा पहला है, कह रहे हैं कि भारत में विभिन्न परिदृश्य, व्यक्ति, भाषा, परिधान, भोजन, त्योहार और जो परंपराएं हैं इनकी विविधता देखने को मिलेगी।
दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है परंतु इनमें अंतर्निहित एकता भी है। लास्ट में है कि भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है क्योंकि विविधता विभाजित नहीं अपितु समृद्ध करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये मतलब एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो भारतीय एकता है वो विविधता का उत्सव मनाती है क्योंकि विविधता विभाजित नहीं अपितु समृद्ध करती है। ठीक है, तो ये रही आज की अपनी क्लास। इसमें वैसे कोई क्वेश्चन नहीं थे जिन्हें मैं कराऊं, तो इस वजह से इसको हम क्वेश्चन वाला जो है वो आपके लिए है। हमने जो पीडीएफ अभी तक नहीं भेजी थी वो पीडीएफ आज टेलीग्राम चैनल में भेज दी है। तो ये वाला चैप्टर भी खत्म ही हो गया है, छोटा सा चैप्टर था, तो इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। इसकी भी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं, वहीं पे आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाती हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी है जुनून पढ़ाई का, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर हमने इसका जो लिंक है ना वो भी अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो जो वीडियो है हमारी उसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ये वीडियो केवल और केवल सीटेट में नहीं, भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहाँ जीएस पूछी जाती है वहाँ आपको ये हेल्प करेगी और आपका बेस भी बहुत अच्छे से बन जाएगा, आपको चीज़ों की समझ अच्छे से हो जाएगी। तो इस वजह से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्टिंग फेज़ में एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं, आपको आगे फिर बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और अपना प्यार हमारे वीडियो पे बनाए रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।